तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी फाइटर को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हमें जम्मू कश्मीर में बसे श्रीनगर को दिखाया जाता है, जहां अजहर नाम का आतंकी प्लान बना रहा होता है इंडियन एयरफोर्स के श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन बेस पर हमला करने का। श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन के ग्रुप कैप्टन राकेश उर्फ रॉकी एयरफोर्स के बेहतरीन एविएटर्स को चुनकर एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाते हैं, जिसका नाम होता है एयर ड्रैगन्स। एलओसी के उस पार उग्रवादी गतिविधियां नियंत्रण से बाहर जा रही थी, इसीलिए इस टीम का गठन हुआ ताकि वो दुश्मनों से सबसे पहले सामना कर सकें। इस टीम में थे स्क्वाड्रन लीडर शमशेर उर्फ पैटी। पैटी अपने आप को एयरफोर्स पायलट नहीं बल्कि फाइटर समझता था और अपने देश के प्रति ईमानदार और लड़ मिटने को तैयार था। बस एक दिक्कत थी कि वो अपनी मनमानी बहुत करता था और अपने सीनियर्स की बहुत कम सुनता था, जिसके चलते एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है जिसका उसे जिंदगी भर दुख रहने वाला है। उसकी इसी बुरी आदत के चलते रॉकी उसे पसंद नहीं करते थे। स्क्वाड्रन लीडर मीनल उर्फ मिन्नी, जो कि हेलीकॉप्टर पायलट थी और रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करती थी, उसने जब एयरफोर्स ज्वाइन करने का सोचा तो उसके पिता और घर वालों ने उसका साथ नहीं दिया और आज तक उसके इस काम के खिलाफ थे, खासकर पिताजी को लगता था कि एयरफोर्स लड़कियों के लिए नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई करके शादी कर ले। पर मीनल को ऊंची उड़ान भरनी थी। मीनल को दुख था कि उसके खुद के घर वाले ही उसके साथ नहीं खड़े, पर उसे अपने काम से प्यार भी था, तो दुख को पीछे छोड़ वो अपने काम पे ही ध्यान देती थी। टीम में और भी लोग थे, सरताज उर्फ ताज, बाशिर उर्फ बैश और सुखदीप उर्फ सुखी। टीम तो बन गई थी, पर एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी था, तो इसके लिए उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने को कहा जाता है। तो बातचीत करते करते धीरे धीरे मीनल के दिल में शमशेर के लिए जगह बनने लग जाती है। शमशेर बातों में अच्छा था, दिखने में अच्छा था, अपने काम में भी अच्छा था, तो उसके लिए पिघल जाना तो लाजमी है। सरताज की शादी हो रखी थी साची नाम की लड़की से, जो कि शमशेर की दोस्त भी थी, पर वो इंडियन एयरफोर्स में काम नहीं करती थी। अब उन सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उन्हें एक टास्क दिया जाता है, दुश्मन जेट से हेलीकॉप्टर को बचाना है। दुश्मन रॉकी बने थे और बचाना पैटी और ताज को था। तो पैटी अपनी मनमानी करते हुए वो नहीं करता जो टीम के लिए सही है, बल्कि वो करता है जो उसे सही लगता है, जिस वजह से वो टास्क हार जाता है और उसे रॉकी से खूब डांट खानी पड़ती है। रॉकी पैटी से कहते हैं कि आज अपनी टीम को हराया है, कल अपने देश को मत हरा देना। आज फिर तुम्हारी गलती की वजह से चॉपर पायलट्स मारे गए। ये सुनकर पैटी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इस किस्से से उसका कोई दर्दनाक किस्सा जुड़ा था जिसको रॉकी ने याद दिला दिया। पैटी दुखी था, लेकिन मीनल उससे बातचीत करके उसका थोड़ा मूड हल्का कर देती है और अब पैटी को भी मीनल के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। साची से मीनल को पता चलता है कि पैटी के मंगेतर नैना एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर पायलट थी, जो कि 2 साल पहले वीर गति को प्राप्त हो गई। अब रॉकी एक रॉ एजेंट जरीना बेगम को बुलाते हैं, जो कि औरत नहीं मर्द ही था, बस नाम औरत वाला था और बुर्का पहन रखा था ताकि उसकी पहचान का खुलासा ना हो। एजेंट बताता है कि आतंकी संगठन जैश कुछ बड़ा करने वाला है। कल रात घाटी से 200 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। मजीद खान, जो कि पीओके का जाना माना आतंकी है, उसे कल पकड़ लिया गया है, जिसके चलते घाटी में कई जगह पत्थरबाजी हुई। लेकिन उससे ज्यादा परेशानी की बात है अजहर अख्तर। ये धमाके करने में माहिर है और उसे बालाकोट में देखा गया है, जो कि इशारा है कि वो भारत आ रहा है, तो मतलब आईएसआई का कोई बड़ा प्लान है। पत्थरबाजी रोकने के लिए सीआरपीएफ की एक टीम आ रही है, तो चिंता वाली बात नहीं है, आप लोग अपनी ट्रेनिंग जारी रख सकते हैं। अब सभी लोग जम्मू में बसे पैटी के घर जाते हैं थोड़ा एंजॉय करने, जहां उनकी मुलाकात होती है पैटी के पिता से, जो कि काफी अच्छे स्वभाव के थे। अब हम देखते हैं कि सीआरपीएफ के जवानों का काफिला आ रहा होता है कि तभी एक लाल वैन उनसे जा टकराती है, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है और कई जवान बेरहमी से मारे जाते हैं। हर तरफ दर्द की चीखें सुनाई दे रही थीं, लोग मर रहे थे, जख्मी हालत में तड़प रहे थे, जिसे देख सभी का दिल दहल जाता है। जो आतंकी उस वैन में मौजूद था उसका वीडियो सामने आता है, जिसमें वो कह रहा था कि ये मेरा कश्मीर के लिए आखिरी पैगाम है, जब आप सब मेरा ये वीडियो देखेंगे मैं जन्नत के मजे लूट रहा हूँगा। रॉ एजेंट बताता है कि इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड अजहर था। वो जानता था एयरफोर्स बेस में घुसना नामुमकिन है, इसीलिए उसने मजीद खान को पकड़वाया और उसकी वजह से घाटी में पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी को संभालने के लिए हमने सीआरपीएफ की टीम जम्मू से मंगवाई। उसने रास्ते में ही उन पर हमला कर दिया।
टारगेट पहले से ही सीआरपीएफ था। रॉकी पैटी को दूसरे सीनियर ऑफिसर के साथ भेज देते हैं जो कि दिल्ली जा रहे थे इस हादसे के सिलसिले में बात करना है कि अब क्या जवाब दिया जाए इस हमले का। मीटिंग में बात चलती है कि उरी में जो हमने जवाबी हमला किया था उसके बाद से पाकिस्तान कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता। अब सारे आतंकी पाकिस्तान के बीचों बीच जैश के हेडक्वार्टर में छिपे हुए हैं। पैटी कहता कि हमें बालाकोट के पास जब्बा टॉप पर हमला करना चाहिए जो कि आतंकियों का एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां 300 से भी ज्यादा आतंकी मौजूद होंगे जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलवामा अटैक में जो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया वो शायद यहीं से आए होंगे और शायद अजहर अख्तर भी वहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही करते हुए उस ट्रेनिंग बेस पर हवाई हमला कर दिया जाता है जिसमें कि वहां मौजूद कई आतंकी मारे जाते हैं पर अजहर बच निकलता है। वो पाकिस्तानी आर्मी को इत्तला कर देता है कि इंडियन एयरफोर्स ने हम पर हमला कर दिया है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स का मेन कमांडर इमरान ताज के जेट को लॉक कर लेता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन पैटी पीछे से आके उसके जेट को लॉक कर लेता है तो इमरान को वहां से जाना पड़ता है अपनी जान बचाकर और फिर ये मिशन पूरी तरह से कामयाब साबित होता है बिना कोई नुकसान के। थोड़े दिन बाद बेस में हलचल मच जाती है क्योंकि 16 पाक फाइटर्स भारत की ओर बढ़ रहे थे तो तुरंत भारत की तरफ से भी 12 सुखोई जेट उड़ान भरते हैं। पाकिस्तान जेट्स रजौरी में बसे एम्युनिशन डिपोट पर हमला कर देते हैं। पाकिस्तान कमांडर इमरान भी आया हुआ था तो पैटी उसके पीछे लग जाता है। पिछली बार तो उसे जाने दिया था पर आज वो उसे नहीं छोड़ने वाला था। सीनियर देबू सर सभी को मना कर रहे थे कि कोई भी एलओसी क्रॉस नहीं करेगा पर इमरान उसी तरफ जा रहा था तो पैटी और ताज भी उसके पीछे थे और सिग्नल वीक होने की वजह से उन्हें कमांड सुनाई नहीं देता। 2 जेट्स थे तो एक के पीछे ताज जाता है जिसमें कि बाशीर भी था और दूसरे के पीछे पैटी जिसमें कि उन्नी था। तभी वहां और दुश्मनी जेट्स आ जाते हैं तो समझ आता है कि एक तरह का जाल था जिसमें कि ताज और बाशीर बुरी तरह फंस चुके थे। इमरान पैटी से कहता है कि आज आपके साथी का वही हाल होगा जो नैना का हुआ था। पैटी पूरी कोशिश करता है ताज तक पहुंचने की पर मिसाइल हमले के कारण ताज का जेट क्षतिग्रस्त हो जाता है पर वो लोग बच जाते हैं पैराशूट की वजह से, लेकिन लैंड होते हैं पाकिस्तान की जमीन पर। पैटी दुश्मन के पीछे जा रहा था पर रॉकी उसे परमिशन नहीं देते क्योंकि उन्हें और कैजुअलिटीज नहीं चाहिए थी। रॉकी पैटी पर बहुत गुस्साते हैं कि जब परमिशन नहीं मिली थी तो तुमने एलओसी क्रॉस क्यों किया? हमारे 2 एविएटर्स लापता हैं सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। हर बार तुम्हारे ईगो की कीमत ये फोर्स चुकाता है लेकिन इस बार इसकी कीमत तुम भी चुकाओगे। जो तुमने गलत फैसले लिए उसके लिए तुम पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी। बाशीर के माँ बाप और ताज की पत्नी साची परेशान थे कि आखिर वो लोग कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। जितना परेशान वो थे उससे कई ज्यादा पैटी था पर साची उससे बात भी नहीं करती क्योंकि उसकी वजह से ताज मुसीबत में पड़ा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में फैसला होता है कि जो हुआ उसमें शमशेर की कोई गलती नहीं मानी जा सकती, लेकिन अब वो एयर ड्रैगन्स यूनिट का हिस्सा नहीं रहेंगे। उन्हें एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में एज अ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर पोस्ट किया जा रहा है। ये फैसला पैटी के लिए अपनी आत्मा देने के बराबर था क्योंकि जिस चीज से उसे प्यार था, जो उसकी जिंदगी थी, वही उससे छीना जा रहा था। मीनल रॉकी से कहती कि आज जो फैसला हुआ है उससे हम सब बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। रॉकी कहता कि तुम्हारी भलाई के लिए मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें नाखुश देख सकता हूँ। ये पहली बार नहीं है जब उसकी वजह से इस फोर्स ने अपने फाइटर गंवाए हैं। 3 साल पहले एक मिशन में हमारे कमांडर्स को इवैक्यूएशन की जरूरत थी। दुश्मन उन पर लगातार हमला किए जा रहा था। कमांडर्स को निकालने के लिए हमारे चॉपर्स तैयार थे और पैटी का सुखोई उन्हें सुरक्षा दे रहा था। बहुत खतरा था लेकिन स्क्वाड्रन लीडर नैना चॉपर लेके पहुंच जाती हैं पर धुंध की वजह से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रही थी कि दुश्मन कहाँ है। नैना को दुश्मन दिखाई पड़ते हैं तो पैटी से कहते कि तुम मेरे चॉपर पर निशाना साधो, मैं सामने से हट जाऊंगी। पैटी ने मिसाइल दागी जिसके सामने से नैना हट गई पर दुश्मनों ने भी एक मिसाइल दागी थी जो कि चॉपर में लग गई और नैना चिल्लाती रह गई पर पैटी उसे बचा नहीं पाया। रॉकी कहते हैं कि पैटी जानता था कि उस दिन कितना खतरा था। अगर उसने नैना को जाने से रोका होता तो आज नैना जिंदा होती, मेरी बहन जिंदा होती। मतलब नैना रॉकी की बहन थी, इसीलिए वो पैटी से इतना खफा खफा से रहते थे। पैटी हमारा बेस्ट पायलट है लेकिन बेस्ट होने के नुकसान भी होते हैं। वो दूसरों की कमी को देख नहीं पाते और उन्हें उनकी काबिलियत के आगे पुश करते हैं और पैटी की इस एटीट्यूड की
कीमत उस दिन नैना ने चुकाई और अब ताज और बैश चुका रहे हैं। पैटी को भी यही लगता है कि रॉकी सर का फैसला सही है, वो ऑपरेशनल फ्लाइंग से जितना दूर रहे इसी में सबकी भलाई है। तो जहाँ उसकी पोस्टिंग हुई थी वहीं वो चला जाता है। शमशेर एकेडमी पहुंच जाता है और जो उसे काम मिला था सिखाने का वो करना शुरू कर देता है, पर उसका वहां बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे ताज, बैश, मिनी सबकी याद आ रही थी। शमशेर सबसे मिलना चाहता था पर एक भी फ्लाइट नहीं मिल रही थी जम्मू के लिए। तो वो ऑपरेशनल मैनेजर से मिलने जाता है रिक्वेस्ट करने की मौजूदा किसी फ्लाइट में सीट दे दें, पर पता चलता है कि मैनेजर मिनल के पिता हैं। शमशेर उनसे पूछता है कि क्या आपकी बेटी एयरफोर्स में है, तो पिताजी साफ इनकार कर देते हैं। शमशेर कहता है कि मैं श्रीनगर में एक स्पेशल एयरफोर्स टीम में था और मीनल राठौर मेरी टीम में थी, तो मुझे लगा कि वो आपकी बेटी है। पिताजी कहते हैं कि अगर मेरी बेटी होती तो एयरफोर्स में नहीं होती। शमशेर कहता कि ये तो बड़े दुख की बात है, काश वो आपकी बेटी होती, क्योंकि उसके परिवार वाले तो उसे वैसे भी अपना नहीं मानते। वो हमारे देश की टॉप पायलट में से एक है। उसके पिता चाहते थे कि वो शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन यही बेवकूफ रोज अपनी जिंदगी खतरे में डालती है ताकि आप जैसे लोग चैन से सो सकें। उसके पिता को ना सही पर हर हिंदुस्तानी को मीनल पर गर्व है। लोग कहते हैं कि औरतों के लिए फौज में जगह नहीं है। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं। दुश्मन की गोली मर्द और औरत में फर्क नहीं करती, फर्क हम पैदा करते हैं। अच्छा हुआ हिंदुस्तान की लड़कियां मीनल जैसी नहीं हैं, वरना हम मर्दों को तो घर पे ही बैठना पड़ता। मीनल के पिताजी की आंखें खोलने की कोशिश करने के बाद शमशेर अपने पिता के पास चला जाता है। तभी खबर मिलती है कि पाकिस्तान ने सरताज और बाशिर को रिहा करने का फैसला लिया है, जिस बात से सभी बहुत खुश होते हैं। उन दोनों को जेल में बंद करके खूब टॉर्चर किया जा रहा था। अजहर उनकी दुर्दशा देखने जाता है, ये सोचकर कि उन लोगों ने घुटने टेक दिए होंगे और जान की भीख मांग रहे होंगे, पर वो भारत देश के फौजी थे। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी उनमें पूरी अकड़ थी दुश्मन के सामने सीना ताने खड़े रहने की। ये बात अजहर को बिल्कुल नहीं पसंद आती। पैटी एयरफोर्स बेस जाता है, जहां बाकी लोगों के साथ साथ मीनल भी मिलती है और सभी लोगों को इंतजार था ताज और बैश के वापस आने का। पाकिस्तान से चॉपर आता है जिसमें कि ताज नहीं था, बस बाशिर था। वो भी जिंदा नहीं बल्कि उसकी लाश आई थी। पता चलता है कि पाकिस्तान ने ताज को रिहा ही नहीं करा और बैश को टॉर्चर कर करके उसे मार डाला। रॉकी का खून खौल रहा था, कितनी बेरहमी से बाशिर को मार डाला, पर गुस्से में कुछ भी कदम उठाने से पहले ये जानना जरूरी था कि ताज कहाँ है। ताज जिंदा था, लेकिन उसकी हालत ऐसी कर दी थी कि ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अजहर को तभी रॉ एजेंट का कॉल आता है, जो कि कह रहा था कि हमारा प्लान कामयाब हुआ। कल रात अंधेरे की आड़ में हिंदुस्तानी फौज हमला करने वाली है, आप तैयार रहिएगा। मतलब वो एजेंट आतंकियों से मिला था। अब हम देखते हैं कि मीनल के माता पिता मीनल से मिलने आते हैं, तो माँ को देख मीनल बहुत खुश होती है, पर उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर अचानक वो कैसे आ गए। मीनल के पिता कहते हैं कि मुझे हमेशा से एक बेटा चाहिए था। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा संपत्ति होता है और बेटियां जिम्मेदारी, इसलिए तुझे निभाता चला गया। तू आसमान में उड़ना चाहती थी और मैं तुझे जमीन में कैद करता रहा, लेकिन तू उड़ी और तू इतना उड़ी कि आज मुझे तुझे देखने के लिए अपना सर उठाना पड़ता है। आज मेरी बेटी ने मेरे बाप को हरा दिया। मैं गर्व से सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी स्क्वाड्रन लीडर है इंडियन एयर फोर्स में। क्या तुम मुझे ये बताने का हक दोगी? क्या तुम मुझे माफ करोगी? मीनल की आंखों में आंसू थे। वो अपने पिता को गले लगा सारे गिले शिकवे भूल जाती है और अब उनके बीच सब सही हो जाता है। मीनल समझ गई थी कि ये सब पैटी की वजह से हो पाया, तो वो उसे शुक्रिया कहती है। अब रॉकी सर उस जगह हमला करने का प्लान बनाते हैं जहां ताज को रखा गया था। कमांडोज उस जगह पहुंचकर हमला कर देते हैं, तो अजहर सोचता है कि ये तो आज रात को आने वाले थे, दिन में कैसे आ गए। दरअसल वो रॉ एजेंट डबल एजेंट का काम कर रहा था, यानी कि पाकिस्तान को गलत जानकारी पहुंचा रहा था ताकि उनका ये वाला प्लान कामयाब हो सके। कमांडोज ताज को बचा लेते हैं, लेकिन कुछ कमांडोज घायल भी हो गए थे। पर मिनी आ जाती है चॉपर लेके उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। अजहर अब तक मरा नहीं था, तो वो सुक्की के चॉपर पे मिसाइल दाग देता है, जिससे कि सुक्की बुरी तरह घायल हो जाता है। इतने में पाकिस्तान एयरफोर्स कमांडर इमरान भी हवाई हमला करना शुरू कर देता है। पैटी वहीं था और उसे देखा नहीं जा रहा था कि उसके साथी मुसीबत में है, तो अब वो उड़ान भरने जा रहा था, जिसकी परमिशन रॉकी सर दे देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इस सिचुएशन को सिर्फ वही संभाल सकता है, और वो खुद उसके साथ जाते हैं। सभी नियम के खिलाफ जा रहे थे, पर इस वक्त नियम के हिसाब से चलने से ज्यादा जीत पाना जरूरी था। अब आसमान में इंडियन
इंडियन एयरफोर्स के बेस्ट पायलट थे, वो भी एक साथ। तो अब दुश्मनों का खात्मा होना शुरू हो जाता है। आखिर में बचता है इमरान, तो पैटी सीधा उससे प्लेन ही लड़ा देता है और खुद को प्लेन से इजेक्ट कर लेता है और दोनों लोग बच जाते हैं। अजहर सबको मारे जा रहा था, लेकिन पैटी वहां पहुंच उसकी भी धुलाई करना शुरू कर देता है। अजहर बहुत कोशिश करता है पैटी को हराने की, लेकिन पैटी उसे उसके सपनों वाली जन्नत में पहुंचा ही देता है, उसे मार कर। सब सही सलामत बेस कैंप वापस आ जाते हैं और सब चिल्ला रहे थे, खुशियां मना रहे थे इस मिशन के कामयाब होने की। साची, जो कि इतने दिनों से ताज के वापस आने की आस में रो रही थी, आज ताज को अपने सामने देख उसके आंखों में खुशी के आंसू थे। रॉकी पैटी से कहते हैं कि दुनिया में सबसे आसान काम होता है किसी पर इल्जाम लगाना और सबसे मुश्किल काम सच्चाई से सामना करना। जिंदगी भर एक भाई तुम पर इल्जाम लगाता रहा और तुम एक फाइटर की तरह अपना फर्ज निभाते रहे। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। पैटी कहता कि नहीं सर, आप सिर्फ मेरे कमांडिंग ऑफिसर हो। और फिर दोनों लोग अपने गिले शिकवे भुला के एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। पैटी नैना के जाने के गम में ही डूबा रहता था, लेकिन फिर मीनल आई और उसने उसको हिम्मत दी फिर से जीने की और खुश रहने की। तो पैटी को भी उससे प्यार हो गया। तो वो दोनों भरी भीड़ में एक दूसरे को पुच्ची देके अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने सुनी बॉलीवुड की पहली एरियल कॉम्बैट मूवी की कहानी। हाँ, पता है तेजस इससे पहले आई थी, पर उसको जब आप देखेंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा कि उसे पहली एरियल कॉम्बैट फिल्म बोल सकें। इस फिल्म का CGI और VFX काफी ज्यादा बेहतर है बॉलीवुड की किसी भी फिल्म के मुकाबले। मैंने ये फिल्म थिएटर में देखी थी तो भी मजा आया था और लैपटॉप स्क्रीन पर देखी तो भी मजा आया। एक भी सीन नकली सा नहीं लगता। स्टोरी लाइन भी काफी हद तक सही ही थी। ऐसी नहीं थी कि बोरिंग लगे, बल्कि आप मेन कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाते हो और किसी के गुजर जाने पर आपको दुख भी होता है और जीतने पर खुशी भी। मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट पर काफी ध्यान दिया गया है। फिल्म को बनाया है सिद्धार्थ आनंद ने। ये वही हैं जिन्होंने पठान और वॉर जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। एक इंटरव्यू में इन्होंने बोल दिया था कि लोगों को फाइटर मूवी इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा जनता कभी एयरपोर्ट गई ही नहीं और न प्लेन में बैठी है, तो उन्हें क्या पता कि कैसा फील होता है। जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही बेवकूफी भरा स्टेटमेंट है और ये भी पता है कि ये चिढ़ की वजह से दिया हुआ स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि उनका चिढ़ना और ऐसी बातें बोल के अपनी भड़ास निकालना जायज है, क्योंकि जब इंसान वाकई में एक अच्छी फिल्म आपको बना के दे रहा है तब भी आप उसे देखने नहीं जा रहे तो गुस्सा तो कहीं ना कहीं आएगा ही। इसमें कोई दो राय नहीं कि फिल्म अच्छी थी, बस गाने हटा देते तो और भी बढ़िया होती, लेकिन फिल्म चली नहीं। अब जब कोई अच्छी फिल्म बनाता है वो भी हैवी VFX के साथ और वो फिल्म ना चले तो बात यही आ जाती है कि फिर कोई ऐसी मूवी बनाने का रिस्क ही नहीं लेता और फिर से वही घिसी पीटी चीजें बनती हैं जिसे देख हम कोसते हैं कि कुछ नया क्यों नहीं लाते। मतलब एक तरह का ये गोल चक्र है कि जनता गरियाती रहती कि अच्छी फिल्में बनाओ और फिर जब बनती तो लोग देखने नहीं जाते और फिर से यही कहते हैं कि अच्छी फिल्में बनाओ। इस फिल्म में एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, एडिटिंग, एक्शन सीक्वेंस, एरियल कॉम्बैट, एरियल सीन्स, इमोशन सब कुछ बढ़िया था, पर फिर भी घिस घिस के ये अपना बजट ही निकाल पाई। इस फिल्म को मैं किसी और फिल्म से कंपेयर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि दोनों फिल्मों का बजट में जमीन आसमान का फर्क है, तो कोई सेंस नहीं है कंपेयर करने का। एक्टिंग की बात करें तो ऋतिक रोशन ने काफी दमदार परफॉर्मेंस दी है और वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते हैं। बाकी सह कलाकारों का काम भी बढ़िया है और हम सभी से कनेक्ट हो पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसका अगला भाग बने और इससे और बेहतर कुछ देखने मिले तो मजा आएगा। ऐसी फिल्में थिएटर एक्सपीरियंस के लिए ही बनी होती हैं, तो जब ऐसी एरियल कॉम्बैट या अच्छी मूवी रिलीज हो तो उसे थिएटर में देखने जरूर जाइए, तभी आपकी अच्छी फिल्में ना बनने की शिकायत दूर हो जाएगी। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहां मिल जाऊंगा। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।